अस्सलाम वालेकुम। मैं और रऊफ क्लासर आपके सामने नबी ला के साथ हाजिर हूँ। आज ज़रा उनकी टोन और टेनर जो है बदला है पीटीआई का। और असद कैसर साहब जो हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, हालांकि धीमे मिजाज के बंदे समझे जाते हैं। उन्होंने हाउस को अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, जब वो आए थे नए थे, वो ठीक है वहाँ प्रोविंशियल असम्बली का तजर्बा था, लेकिन कौमी असम्बली का अपना एक बोझ होता है, दबाव होता है, एक ग्रेंजर आ होती है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, बड़ी असम्बली होती है, 340-42 का हाउस होता है। तो और इससे पहले बहुत बड़े लोग जो हैं यहाँ पे बैठे रहे स्पीकर की उस पर कुर्सी पे, लिहाजा एक उन पर दबाव था। तो मेरे जैसे मतलब दो चार लोग समझते थे कि शायद वो इस दबाव को पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह हाउस को चलाएंगे, लेकिन आई बात से उन्होंने बेहतर हाउस चलाया। मतलब अगर मुझसे अगर रेटिंग पूछें तो असद कैसर साहब जो है हाउस को उन्होंने अच्छा चला लिया। इतना मतलब है वो ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी नहीं चला होगा, लेकिन इतना माड़ा भी नहीं चला, बेहतर था। मतलब है उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया। बड़ा एक टर्बुलेंट किस्म का हाउस था, आपको पता है, बड़ी उसमें में जो अपोजिशन थी, बड़ी सख्त अपोजिशन थी। आज उनका अगर जो लहजा जो है बदला है, वो थ्रेट करने पर आए हैं और धमकी उन्होंने दी है कि मुज़ाहमत करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और आपने इसको बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है, हम इसकी मुज़ाहमत करेंगे। सो इट वाज अ बिट स्ट्रेंज फॉर मी। मैं उनकी उनकी शख्सियत को सामने रख कर कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो उन लोगों में से हैं जो इवन इमरान खान साहब की कोई बातें जो थी उन्होंने नहीं मानी थी। सबसे बड़ी तो वही थी जब उन्होंने कहा जाएँ और रूलिंग पढ़ें, जिसमें उनको कहा गया था जितने अपोजिशन वाले जो है ना, ये सारे के सारे गद्दार हैं, क्योंकि इनको बाहर से किसी ने इनको इनको बना कर दिया है कि आप जो है इमरान खान साहब को हटाएं, बैरूनी साजिश है। तो इनको गद्दार डिक्लेयर करके उन्होंने उसको उड़ा दिया था, और वो रूलिंग जो है आप दें, जो कि उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद कासिम सूरी साहब के ज़िम्मे ये काम लगाया गया था, आपको याद होगा। सो उससे भी लगा कि किसी हद तक उनमें एक मैच्योरिटी भी है, और किसी हद तक वो कानून लॉ और इन चीज़ों को समझते भी हैं। और उनका ये ना करना इमरान खान साहब को, जहाँ पर जुर्रत कोई नहीं करता, ये बड़ी बात थी मेरा ख्याल है जो उन्होंने की। और उसके बाद वो खान साहब नाराज़ भी रहे उनसे, वो भी हमने देखा। कुछ और भी नाराज़गियाँ ये पिछले दिनों में नजर आई कि उनके भाई को बताया जा रहा था स्पीकर बनाया जा रहा था, नहीं, और फिर हटा दिया गया, शायद अब उनको वजीर बनाया गया। सो खान साहब उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। दरमियान में परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब के भी तल्लुकात जो थे वो हमें नजर आए, शायद वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई महाज बना रहे थे। लेकिन असद कैसर साहब को फिर वो रियायत दी गई कि चलें ठीक है, आप पीटीआई साइड पे वहाँ पर है। सवाल ये है कि असद कैसर साहब ने ये टेम्पर लूज़ किया है, जो इस मतलब अगेन मैं कहूँगा धीमे मिजाज के आदमी है। अगर वो स्टेज पर आए हैं तो क्या पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और फिर कोई एक 9 मई वाला कोई वाक़या कोई खुदा न खास्ता हो सकता है। कोई उस मुज़ाहमत से क्या मुराद है कि क्या कोई मतलब आर्म्ड किस्म की कोई मुसल्लह किस्म की कोई जद्दोजहद होगी, कोई लड़ाई झगड़े होंगे, कोई फड्डे होंगे। खान साहब तो पहले कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनते देख रहे हैं। ये कल उनका बयान था, आज वो असद कैसर साहब ने ये कहा जी हम तो मुज़ाहमत करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और फिर हम देख लेते हैं अगर आप लोग हमें इस तरीके से करें। इस पर बात करते हैं कि क्या ये इसकी क्या वजूहत बनी है, मतलब है ये क्यों ऐसा हुआ है कि असद कैसर साहब जैसा बंदा जो उनको कहा गया कि आप ये मैसेज है लाउड एंड क्लियर दें, और फिर अगर हमारे साथ बातचीत नहीं होती और हमारे जो कुछ शिकायत हैं उनका अजाला नहीं किया जाता, तो फिर हम देख लेंगे फिर कैसे करना है। सो एक ये है। दूसरा शायद इसके साथ मेरे ख्याल जुड़ी हुई जो चीज़ जो है, आज हमने देखा पेशावर हाई कोर्ट से बड़ी तवक्को थी पीटीआई को कि वहाँ पे सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद जो है उनको सीटें जो उनकी वोमेन सीट्स जो हैं वो उनको वापस कर दी जाएंगी। और जो पीटीआई उन्होंने सारी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने बंदर बांट की है, आपस में बैठ के सीटें उन्होंने बांट लिया। जैसे वो नहीं है तो माले गनीमत होता है, जंग के बाद जो पार्टी आगे जीत जाती है वो जाके हारी हुई पार्टी का सारा सामान, घोड़े, गद्दे, उनकी बूट्स, उनकी तलवारें, तो उनकी बंदूकें, तोपें, जो भी हाथ में चढ़ती माले गनीमत समझ के, इवन जेब से बटवे शटवे पैसे शैसे फ़ोन शून सब निकाल लो, तो अगर इसको बंदर बांट कहते हैं, माले गनीमत कहा जाता है। सो इस वक्त वो लगता ये है कि पीटीआई के साथ वही कुछ हुआ है कि उनके साथ भी जो माले गनीमत जिसके हाथ चढ़ा है वो उसको उठा के भाग गया है। और पीटीआई के पहले वो कहते हैं हमारी सीटें ले ली, वो चुराई गई। उनका दावत बैरिस्टर गौर साहब का 180 का है, और फिर वो कहते हैं अब हमारी वोमेन सीट जो है वो भी वो उन्होंने चुरा ली। अब रही सही का सर, ये उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से कुछ उम्मीद थी वो भी कोई उनकी पूरी नहीं हुई, वहाँ से उनको बड़ा धचका लगा है। और करचे बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी इसको कह रहे थे लीगल टेक्निकल बुनियादों पे कि नहीं मिलेगी। उसकी वजह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना उन्होंने जिस तरीके का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने पहले लीक कर दिया खुद इलेक्शन। उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट जो है साहिबजादा हामिद साहब, वो खुद अपनी पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़े, टिकट पे आज़ाद के तौर पर लड़े हैं। सो और उन्होंने कोई वहाँ लिस्ट नहीं दी हुई थी। इसी तरीके से फिर अगर ये अभी काफ़ी नहीं था तो उधर से हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लग गई। इस पर भी मतलब ये दीज आर द फैक्टर। लेकिन इसके साथ साथ
जो उनकी पाबंदी हटा दी गई, उनके वकील जो है दोबारा उनसे मिले हैं। साथ साथ हम देख ले रहे हैं कि एक पैरेलल एक फाइट जो है ना वो उसमें पीटीआई लड़ती जा रही है। अभी सेनेट के इलेक्शन जैसे हो रहे हैं, वो ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं आज वो बड़ी 204 वोट लेकर सेनेटर वो के मुंतखब हो गए, और कहा जा रहा है कि सेनेट चेयरमैन के लिए वो बड़े पावरफुल ये उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में सेनेटर काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक साहब, जो यहाँ पे वज़ीर आज़म के अभी निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे से नीचे उतरे, उनकी बड़ी सिफारिश है, उनका भी क्लाउड बड़ा पावरफुल है। सो गिलानी साहब और काकड़ साहब का एक तरह का नेक टू नेक मुझे मुकाबला जो है वो चलेगा। काकड़ साहब ने लास्ट टाइम तो एक कहते हैं डार्क हॉर्स की तरह वो सामने आए, और उन्होंने आके बाकी जितने उम्मीदवार थे निगरान वज़ीर आज़म को सबको बीट किया। अब देखना ये क्या सेनेट में भी उनका इसी तरह का अब मैजिक या करिश्मा जो है काम करता है, या जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन चुके हैं, वो गिलानी साहब के साथ जो उन्होंने वादा किया हुआ है और उनका 3 साल पहले वो वादा पूरा नहीं कर सके थे, वो दोबारा पूरा करने की पोजीशन में हैं। सो इट वुड बी वेरी मतलब इंटरेस्टिंग। साथ में हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के अपने 4 और सेनेटर आ गए, जेयूआई के आ गए, नून लीग का आ गया, लेकिन पीटीआई आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती होती है आपकी कि बाकी मतलब लोगों को लगता है ना, आपकी पार्टी को पीटीआई को लगता होगा, उनकी लीडरशिप को, वोट हमारे थे, लोग हमारे साथ थे, तो ये सीटें में और ये यहाँ पे ओहदे वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, ये सेनेट, फिर आपको प्रेसिडेंट पाकिस्तान, ये कोई और लोग वो बन के उल्टा हमें जेल में बैठे, हमारा लीडर भी जेल में बैठा, हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा, हमारी सीट पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी हमारे खिलाफ दे दिया है, और हम यहाँ सड़कों पर खड़े हुए हैं और कोई हमें पूछता भी नहीं है। लेकिन साथ में अब उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जो बनाई है, जो उन्होंने कहा जो जेल में लोग बैठे हुए हैं उनको आप सेनेट की टिकटें दें। जैसे यास्मीन राशिद साहबा का कहा गया, जुल्फ़ी बुखारी साहब का उनका भी कहा इमरान खान साहब ने कि उनको भी सेनेट की टिकट देनी है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच होगा सेनेट का। मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो 13 के करीब जो कुछ सीटें हैं कि हर सूबे की, जिसमें 7 जो हैं जर्नल की हैं, 2 आपकी ख़वातीन की हैं, कोई साथ में कोई माइनॉरिटीज़ वगैरह, वो मिला मिलू के कोई इस तरह उनकी स्ट्रेंथ जो है ना बन रही है। अब उसमें से 7 सीटें जो हैं, अब इनमें जो मुकाबले होने हैं, इसमें ना पीपल्स पार्टी भी है, इसमें नवाज़ लीग भी है, साहब ज़रा पीटीआई भी है, वो अपने अपने उनके वोट्स हैं। पीटीआई के पास काफ़ी वोट है सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के तहत, जिसमें वो सीटें देना चाहते हैं इनको, जुल्फ़ी बुखारी साहब को और बाकी इनको। सो उसमें से कितने लोग जो हैं अपनी सीटें वो निकाल सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ही मतलब पंजाब में 7 सीटें हैं जहाँ पर उनका मुकाबला। माजी में हमने देखा एक दफ़ा, तो उस वक्त एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग हुई थी इनके दरमियान कि अगर हम ऐसे करते हैं, इलेक्शन नहीं कराते और बैठ के जिसका जितने वोट हैं उस ये तनासब से हम सीटें बांट लेते होते हैं। सो एक दफ़ा उन्हें ख़तरा था कि ये कहीं पे बंदर बांट ना हो जाए। ये जो अभी इमरान खान साहब जो है ना उस वक्त ये थे, ये वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त इसहाक डार साहब और पीपल्स पार्टी वालों ने मिला के एक फार्मूला तय करा लिया था, और उसके बाद वो सीटें मिल गई थी, इलेक्शन नहीं हुए थे, उनके भी मतलब वोट नहीं डाला गया था, खतरा था कि वोटर आगे पीछे ना हो जाए और कोई हमारे। लेकिन अब की दफ़ा तो ऐसा मुझे चांस नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब, पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग जो हैं वो बैठ के अपनी अपनी सीटें निकालें और अपना अपना कहें जी 2 तुम ले लो, 1 मैं ले लेता हूँ, 3 उसको दे देते हैं, 7 पूरी कर लेते हैं इस तरीके से। सो मुझे नहीं लगता जितना बैड ब्लड है। और वैसे भी सुन्नी काउंसिल जो है इत्तेहाद जो उसकी तरफ से पुट किए जाएंगे जिनको वहाँ पे, अब उसमें देखना यह है कि क्या वो इमरान खान साहब के जो उन्होंने ये रिकमेंड किए हुए हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब जैसे मैंने कहा, और साथ में उनका हामिद खान साहब का कहा जा रहा है, बाज़ लोगों ने कहा जो उमर सरफराज चीमा साहब जो साबिक़ गवर्नर पंजाब थे, उनको भी वो कहते हैं वहाँ पर उनको लाया जाना चाहिए था। ये उनको भी वो जेल में बैठे हैं, तकलीफ़ में हैं। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब उनके बकौल वो तो बाहर लंदन में बैठे हुए, कंफर्टेबल हैं, तो उनको बाद में आप अकोमोडेट कर सकते थे। तो बेहतर नहीं था कि आप यहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं उनको अपॉइंट करते। सो खान साहब पे वो तनकीद भी आ रही है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो लंदन बैठे हैं उनको तो सेनेटर अब बना रहे हैं, या इवन हामिद खान साहब जो हैं वकील हैं, बड़े आदमी है, मान लिया, लेकिन वो तो आज़ाद है जो जेल में बैठे। अगर यास्मीन राशिद साहब को आप इस वजह से दे रहे हैं कि जेल में बैठी हैं, तो उमर सरफराज चीमा साहब को भी दे दें कि उनको भी अगर थोड़ा सा रिलीफ मिले कम अज़ कम। बहरहाल ये उनकी पार्टी है, जैसे वो चीज़ें करना चाहें वो उसको कर सकते हैं। मुलाकात तो हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने इन तमाम मामलात पे उन्होंने डिस्कशन की होगी। सो कमिंग टू द पॉइंट कि खान साहब जो हैं, एक लग रहा है कि पीटीआई को यह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी हद तक फ्रस्ट्रेट किया है, और वो चाहते हैं कि इस पार्टी को इस तरह अनार्किक एक मोड में ले जाया जाए। इनको वो कहते हैं ना, कमरे में जैसे एक बिल्ली को जब बंद कर दिया जाता है और उसके भागने का रास्ता नहीं रखते, छोड़ते, तो फिर वो आप पे अटैक करते। तो लगता है इसी तरह का काम है कि आपने बिल्कुल उनके हाथ पांव बांध के पहले इलेक्शन लड़वाए, अब उनकी सीटें ले ली, अब उनके सेनेट के आगे इलेक्शन आ रहे हैं। सो कहीं पे कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही इनको, पीटीआई को, इमरान खान साहब को। इसमें किसका कसूर है? डेफिनेटली सारे यही कहेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, तो ये सारे मिले हुए हैं। लेकिन मेरी एक दो
لوگوں سے بات ہو رہی تھی، ملتے ہیں آپ جیسے یار دوست، پوچھ لیتے ہیں، ہم بھی اپنی سو کال دانشوری کا مظاہرہ کر لیتے ہیں. کسی ایک دو نے مجھ سے پوچھا بھی خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، ویسے ہی کوئی مل گئے مجھے، کوئی ان کے حامی تھے، کوئی اچھے سمجھدار پڑھے لکھے، آئی ماسٹ سے ویری کٹسی کے ساتھ. ادروائز وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا کلچر بنا ہوا ہے، جس کا لیڈر ہے وہ بادشاہ اس کے لیڈر پہ بات کر کے دیں تو وہ تو توپیں گنے نکال کے آ جاتا ہے. سو مجھے وہ کہنے لگے، انہوں نے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں، آپ کے ویلاگ بھی سنتے ہیں، تو ہم آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں، کہتے تو آپ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیڈر پہ جیسے کہتے ہیں لیڈر پہ ہاتھ اولا رکھیں. میں کہ بات سنیں، میں نے کوئی ان ویلاگز کو سن کے آپ کا خیال ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیشین ہے، یہ تو یہ پالیسی بناتے ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہیں میرے ویلاگ کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو یار یہ کتنی غلط باتیں کرتے ہیں. میں کہ مجھے اتنی اس طرح کی کوئی خوش فہمی، کوئی غلط فہمی نہیں ہے. آئی ایم ویری کلیئر. بس اپنی ایک وہ کیا ٹھڑک ہے بولنے کی، بات کرنے کی، سیاست پہ آپ سن لیتے ہیں، ہم بول لیتے ہیں، اتنا ہی ہے. میں کہ کبھی نہ مجھے کوئی ویوز کے مسئلے بھی نہیں رہے، جو چھوٹے موٹے ہیں جتنے آپ جیسے کوئی ہیں مطلب چند ہزار ہیں، کافی ہیں، ہماری اپنی ٹرک پوری ہو رہی ہے. نہیں انہوں نے اگر نہیں بتایا نا جی بتائیں. اچھا میں ایک ہی بات سنیں، میرا یہ خیال ہے سم ٹائم جب آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں اور کوئی چیز ٹھیک نہ ہو رہی ہو نا، اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا اس کو تو وہ کہتے ہیں مسئلہ اگر پیدا ہو گیا تو مسئلے کو ٹائم دیں، اپنے کو خود بھی حل کریں. وہ پیدا ہوا ہے تو خود کو حل کرے، خود بھی مسئلہ کوشش کرے. میں یہ کام کرتا ہوں، سامنے مسائل میرے بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، میں ٹائم دیتا ہوں مسئلے کو فوری طور پر. پہلے میری عادت تھی ریئیکٹ کرتا تھا جس سے نقصان بھی ہوتے تھے. اب میں مسئلے کو ٹائم دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ مسئلہ خود بھی تھوڑا سا حل کرے، اور یقین کریں کچھ دنوں میں حل ہو بھی جاتا ہے، آٹومیٹک بھی بات چیزیں ہو جاتی ہیں. اس وقت میں نے کہا جو خان صاحب کے حالات ہیں، کن حالات میں وہ ماننے والے تو کسی کے نہیں ہے، صاحب ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کامیاب آدمی تو کبھی نہیں مطلب کسی کی بات سنتا. میں کہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ان سے ڈس انگیج ہونے کی ضرورت ہے. ان کو وہ ٹائم دینا چاہیے تھوڑا سا، زرداری صاحب کو، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو، ان کی حکومت پنجاب میں بھی دیں، ادھر سینٹر میں بھی دیں. اس وقت خان صاحب کے دباؤ کی وجہ سے سارے ایک آ کے پرفارم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. خان صاحب کا ایک دباؤ ہے ان پہ، اور پھر ہم نے یہاں پر ایک ساتھ ہم نے اکٹھے بھی رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو خان صاحب ہمیں آ کے کھا جائیں گے. سو خان صاحب کا جو دباؤ ہے ان پہ مسلسل، وہ ان کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آپ تھوڑا سا اپنا دباؤ اگر ہٹاتے ہیں پیچھے سے، تو ایک سٹیج پہ گھر کے اندر بھی لڑائی ہو جاتی ہے، بہن میں بھی لڑ پڑتے ہوتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں ان کی اپنی لڑائی شروع ہو جائے گی، جو مطلب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اس طرح کی چیزیں ہو رہی. سو خان صاحب کی وجہ سے وہ یونائٹڈ ہیں. خان صاحب تھوڑا سا اپنا کچھ دنوں کے لیے وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اخبار، میڈیا، سوشل میڈیا، ان سے ہم نے تھوڑا سا کوئی پرہیز کرنا ہے. ان کو آپس میں ذرا ان کو آنے دیں 6 مہینے سال، یہ دیکھ لیں، کیونکہ سیاست لمبی، جو میں بار بار کہتا ہوں تو لمبی ریس کے گھوڑے کا نام ہوتا ہے. خان صاحب اس پہ بلیو نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے ووٹ آ گئے، سیٹیں آ گئی، لیکن اگر آپ کو توڑ پھوڑ کے پھر وہی کام کر دیں نا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا بعض آف پالیٹکس میں ویٹ از اے مسٹ، پیشنس اینڈ ویٹ، جو خان صاحب میں نظر نہیں. آپ بھی تو ویٹ کرایا جا رہا ہے ان کو جیل کے ذریعے یا جس کے ذریعے، وہ فرسٹریشن ان میں نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن بناتے جا رہے ہیں. اور وہ مطلب لاکھ آپ اس پہ کہتے ہیں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیے آپ کے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی. سو تھوڑا سا جیسے ابھی انہوں نے کہا سری لنکا والی بات کہہ دی خان صاحب نے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، پھر انہوں نے G+ اسٹیٹس کی باتیں آنا شروع ہو گئی کہ وہاں لیٹر بازی ہونے والی ہے، پھر آپ نے IMF کا لیٹر لکھ دیا. اس کے بعد آج وہ کہتے ہیں یہ ہو گئے یہ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم تو مزاحمت کریں گے، اور ہم تو لڑیں گے، ہم تو بھیڑیں گے، ہم تو فائٹ کریں گے. اب آپ کہیں گے جی وہ پھر کیا کریں نہ کریں، کر کے دیکھ لیں، 9 میں بھی کر کے دیکھ لی، جب آپ دوبارہ فائٹ کر کے دیکھیں. اصل پالیٹکس ہوتی ہے بغیر سڑکوں پہ دنگے کیے، فساد کیے، لڑائی جھگڑے، بندے مروائے، خود کو جیلوں میں جلائے، اور لوگوں کے بچوں کو تکلیف میں ڈالے، پاور میں آپ ہیں. دس از واٹ از پالیٹکس. یہ باقی انارکی ہوتی ہے، وہ سول وارز ہوتے ہیں جس میں پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا کون مارا جائے اور کون بچے اور کس کے پاس اقتدار ہے. بٹ اینی وے یہ تھوڑی سی آپ کہیں کہ فلاسفیکل ڈیبیٹ ہو گیا، اکیڈیمک بحث ہو گئی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ PTI اس وقت ایک اس موڈ میں اس کو لے جایا جا رہا ہے جیسے 9 مئی والا موڈ تھا. اور اسد قیصر صاحب کی گفتگو سے لگتا ہے کہ باتیں جو ہیں نا تھوڑی سی ڈینجرس فیز میں جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ خان صاحب یہ ٹیمپو برقرار رکھتے ہیں یا تھوڑا سا ڈس انگیج ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا سا لمبی اسٹریٹجی بناتے ہیں، یا وہی T20 کھیلتے ہیں. خان صاحب کا مزاج آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. یہ 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے کیا ذہن میں ہے.